नमस्कार। क्या आपको मालूम है कि भाजपा का थिंक टैंक आज तक इस विषय पर गहन चिंतन और मनन करता रहा है कि देश भर में 2014 में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद भाजपा झारखंड के राजमहल सीट पर आखिर कैसे हार गई। हालांकि तब 2014 में भाजपा की हार सिर्फ राजमहल सीट तक ही महदूद नहीं थी, उसे तो दुमका में भी हार का सामना करना पड़ा था। साल 2014 के 5 बरस बाद आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव। मोदी की वेव चल रही थी। कांग्रेस की वंशवादी राजनीति से अपदस्थ जनता ने फिर से मोदी को ही अपना सर्वमान्य नेता चुना, एक मौका और दिया। साल 2019 में दोबारा राजमहल सीट के साथ साथ भाजपा सिंहभूम सीट भी हार गई। बहरहाल राजमहल सीट पर भाजपा की यह हार सिर्फ 2014 में ही देखने को नहीं मिली, बल्कि इसकी पुनरावृत्ति 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तब हुई जब चुनावी नतीजों के आने और झामुमो का पताका लहराए जाने के बाद भाजपा को राजमहल सीट पर बैकफुट पर आना पड़ा। आज जब आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव आज से ठीक 7 से 8 महीने बाद होना तय है, तब प्रदेश भाजपा के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा चरम पर है कि आखिर राजमहल सीट को लेकर वह कौन सी पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग करें ताकि झामुमो के इकलौते अभेद किले में सेंधमारी हो और राजमहल सीट पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग जाएं। पर यह नारे राजमहल लोकसभा सीट पर लगवा पाना भाजपा के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके पीछे कई वजहें हैं। एक प्रभावी वजह जो स्पष्ट समझ आती है वह है बांग्लादेशी मुसलमानों का बड़े स्तर पर संथाल के क्षेत्रों में घुसपैठ, जिसकी बहुत बड़ी आबादी अब वोटर लिस्ट तक में जुड़ चुकी है और जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने सार्वजनिक चिंताएं व्यक्त की है। हम आज इन्हीं सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए आज द फोर्थ पिलर के इस वीडियो में हमें यही समझते हैं कि राजमहल सीट भाजपा के लिए आखिर नाक का सवाल कैसे बन गया। आखिर कितनी संभावना है कि भाजपा 2024 में राजमहल सीट पर जीत हासिल कर सके, और क्या विजय हांसदा आगामी लोकसभा चुनाव में झामुमो को दोबारा राजमहल में स्थापित करने में वांछित सफलता हासिल कर पाएंगे भी या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम विस्तार से विवेचना करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर। इससे पहले कि आप वीडियो देखना आरंभ करें और धड़ल्ले से शेयर करें, एक खांटी झारखंडी पत्रकार की आप तमाम लोगों को निवेदन कि आप हमारे इस द फोर्थ पिलर के पन्ने को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक सब कर दें। बाकी अब बात शुरू करते हैं। बात शुरू हो इससे पहले राजमहल संसदीय सीट की राजनीतिक संरचना को बारीकी से समझिए। राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। कौन कौन सी? राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। राजमहल से भाजपा के अनंत ओझा को छोड़ दें तो बाकी बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में झामुमो के विधायक हैं, जबकि पाकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम हैं। मतलब यह हुआ कि राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले कुल 6 विधानसभा की सीटों में एक सीट राजमहल भाजपा के पास है, 4 सीट बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर झामुमो के पास है, जबकि एक सीट पाकुड़ कांग्रेस के पास है। झारखंड के 14 लोकसभा सीट में राजमहल इकलौती ऐसी संसदीय सीट है जहां से भाजपा के खिलाफ विपक्ष को बहुत अत्यधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब जानिए। पहली बात तो यह कि आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बरहेट विधानसभा से आते हैं जो राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत ही आता है। दूसरी बात यह है कि हेमंत के कैबिनेट में कांग्रेस के हाई प्रोफाइल ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से आते हैं जो राजमहल सीट के अंतर्गत ही आता है। और तीसरी बड़ी बात यह कि आज अगर हेमंत झारखंड की एक संसदीय सीट को जीतने वाली कांग्रेस को आंख दिखा सकें तो आंख दिखाने की वो शक्तियां भी हेमंत को राजमहल सीट से ही मिलती है, क्योंकि कांग्रेस की बराबर ही झामुमो के पास भी एक लोकसभा सीट राजमहल है, जबकि कांग्रेस के पास भी इकलौती संसदीय सीट सिंहभूम है। संथाल परगना की राजनीति का केंद्र रहा राजमहल इसलिए भी भाजपा के लिए चिंता का विषय रहा है क्योंकि जेएमएम ने आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों के सहारे इसे तब फतह किया जब समूचा भारत भाजपा के आगमन को स्वीकार कर नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में एक समर्पित राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की तरह भाजपा को एक तरफा जीत दिला रहे थे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट राजमहल 1957 में अस्तित्व में आया। 1957 से लेकर साल 2019 तक राजमहल में कुल 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए, पर अब तक राजमहल सीट पर कुल 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा मात्र 2 बार ही किसी तरह राजमहल सीट पर
चुनाव जीतने में सफल रही है। इस तथ्य से यह समझ तो बनती है कि भाजपा इस अनुसूचित आरक्षित सीट राजमहल में किस हद तक कमजोर रही है। भाजपा का कमल राजमहल सीट पर पहली बार 1958 में तब खिला जब सोम मरांडी राजमहल से भाजपा सांसद निर्वाचित हुए। एक बात यहां जोड़नी बेहद ही जरूरी है। 1998 में पहली बार अगर राजमहल सीट भाजपा के खाते में आई तो उसकी एक बड़ी वजह सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी द्वारा निकाली गई राम रथ यात्रा और बतौर प्रधानमंत्री अटल और उनके सहयोगी रहे आडवाणी जी की अप्रत्याशित प्रसिद्धि थी। हिंदुओं की एकात्मकता ने तब राजमहल को भाजपा के खेमे में शिफ्ट करने में महती भूमिका निभाई थी। अटल आडवाणी की जोड़ी की इस रणनीति ने भाजपा को तब 1998 के संसदीय चुनाव में 182 सीटों पर पहुंचा दिया था और उन्हीं 182 सीटों में राजमहल भी भाजपा का एक सधा हुआ सीट था। बहरहाल 1998 के बाद दूसरी बार 2009 में भाजपा ने राजमहल सीट पर फिर तब वापसी की जब देवीधन बेसरा कमल छाप के सहारे भारतीय संसद पहुंचे थे। जरा ठहर कर सोचिए कि राजमहल सीट के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कुल 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा मात्र 2 बार ही चुनाव जीत हासिल की है, जबकि इन 16 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 7 बार और झामुमो 5 बार राजमहल सीट जीतने में कामयाब रही है। शुरुआती दौर में राजमहल सीट कांग्रेस का पारंपरिक सीट हुआ करती थी, पर कांग्रेस के कमजोर होते ही झामुमो ने बेहद सूक्ष्मता से रणनीति तैयार कर इसे अपने पाले में कर लिया। चलिए, अब तक हमने राजमहल सीट की राजनीतिक संरचना जानी कि इस संसदीय सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा की सीटें किस किस पार्टी के पास है, और इसके साथ साथ यह भी जाना कि आजादी के बाद से लेकर अब तक राजमहल सीट पर कांग्रेस, झामुमो और भाजपा का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। अब 2024 के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बातचीत करते हैं। 2024 में राजमहल सीट की संभावित सियासी समीकरण को समझने के लिए पहले आपको राजमहल सीट का जातीय समीकरण समझना होगा। यही इसकी पहली प्राथमिकता है समझने की। चाणक्य सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राजमहल सीट पर सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग मुसलमान है। राजमहल सीट पर मुसलमानों की आबादी करीब 33.3% के आसपास है। मुसलमानों के बाद राजमहल सीट पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति की है, करीब 29.4%। राजमहल सीट पर मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी मतदाता वर्ग है अनुसूचित जाति की, जिनकी आबादी भी करीब 10.8% के आसपास है। इस जातीय समीकरण के आंकड़ों से यह आपको भी अब तक स्पष्ट हो चुका होगा कि राजमहल सीट पर भाजपा के हार की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या रही है। वजह है 33.3% मुसलमानों और 29.4% अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का वोट पैटर्न, जो पारंपरिक तौर पर या तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ गोलबंद होते रहे हैं और अब हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो की तरफ एकमुश्त नहीं भी तो कम से कम कुछ हद तक जरूर गोलबंद हुए हैं। मुसलमानों की बड़ी आबादी आज भी भाजपा से कोसों दूर है। वजह है कुछ हद तक विपक्षियों द्वारा सेट किया गया एजेंडा, जिसमें विपक्ष खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताकर भाजपा के खिलाफ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की वकालत करता है। और दूसरी वजह खुद भाजपा की हार्डकोर हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि, जिसके कारण भी मुसलमान भाजपा से छिटकते नजर आते हैं। मुसलमानों के बाद अगर बात अनुसूचित जनजाति की जाए तो राजमहल सीट पर विपक्ष आदिवासियों को यह बता पाने में सफल रहा है कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर आदिवासी के बड़े नेता के तौर पर भी सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक मंच से यह कहते आए हैं कि भाजपा आदिवासी विरोधी है। हालांकि भाजपा भी विपक्ष द्वारा गढ़ी हुई नैरेटिव को तोड़ने के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति के उच्चतम पद तक पहुंचाई है और साथ ही झारखंड के बड़े आदिवासी चेहरे बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह राजनीतिक संकेत भी दिए हैं कि भाजपा के लिए आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कितने मायने रखते हैं। यानी राजमहल सीट पर कुछ हद तक खेल नैरेटिव का है और करोड़ों रुपए नैरेटिव बनाने के लिए खर्च करने वाली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा राजमहल में नैरेटिव के काम में फेल हो रही है। पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने में असफल रही भाजपा अब राजमहल सीट में कई अलग मोर्चे पर खुद को केंद्रित कर झामुमो को विपक्ष को हराने की तैयारी कर रही है। मामला चाहे अवैध खनन का हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जेल भेजने का, भाजपा को इस मामले में भूतपूर्व सफलता हाथ जरूर लगी है और इससे बहुत संभव है कि झामुमो की छवि को राजमहल संसदीय क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली की भी राजमहल सीट पर नजर गड़ी हुई, इसको भी समझिए। साहिबगंज जिले से सटी गंगा नदी झारखंड की व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जाती है। मोदी सरकार साहिबगंज से होकर गुजरने वाली गंगा नदी में करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी मॉडल पोर्ट यानी बंदरगाह और बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर रही है। जाहिर है ऐसा होने से खासकर साहिबगंज सीधे सीधे उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ जाएगा। व्यवसाय की दृष्टि से साहिबगंज की महत्ता
और बढ़ जाएगी। यानी जात पात की नैरेटिव के अलावा भाजपा विकास की नैरेटिव सेट कर राजमहल सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर करेगी। इसके अलावा राजमहल झामुमो का गढ़ तो है ही, ऐसे में हेमंत समेत समूचे विपक्ष के पास भी काम गिनवाने के लिए कई सारी चीजें हैं। इसलिए राजमहल सीट का चुनाव हर लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण और रोमांचक हो जाएगा। इंतजार कीजिए कि राजमहल में भाजपा का महल बनेगा या फिर विपक्षी झामुमो का। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंटर्स, कुछ प्रमुख बिंदु छूट गए हैं तो इसे हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम भी अपना ज्ञानवर्धन करते रहें और इसे अगले किसी कंटेंट में उसे जरूर शामिल करें। बाकी द फोर्थ पिलर के पन्ने को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।